नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो चलिए फिर देरी किस बात की, इस हफ्ते की खबरों का सफर शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। वो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक को इस हफ्ते एक अहम सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिखा है। देश में ईवी अडॉप्शन बढ़ाने के लिए पहली खबर ये थी कि पॉलिसी बनाने की जो खबरें हैं वो सामने आती हुई दिखी हैं और नीति आयोग ने इसके लिए टॉप 2 व्हीलर कंपनियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, ऐसा बाजार में खबरें थी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को बढ़ावा देने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई है क्योंकि कुल 2 व्हीलर बिक्री में ईवी स्कूटर्स की करीब 15% हिस्सेदारी है। 2/3 हिस्से वाले मोटरसाइकिल की अगर आप बात करेंगे तो उनका ईवी बिक्री में सिर्फ 0.1% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि चिंता का विषय है और इसी को बढ़ाने के ऊपर सरकार की मंशा है, जिस वजह से ये बैठक बुलाई गई। 25 अगस्त को इस खबर के चलते ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 49 रुपये 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग करीब 2.5% की बढ़त के साथ 48 रुपये 41 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 26 अगस्त को खबर थी कि जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को एक सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिखा है। पीएलआई स्कीम के तहत कंपनी को यह सर्टिफिकेशन मिला है। इसके तहत अब सातों S1 जेन 3 स्कूटर्स को ARAI यानी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से यह सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिखा, जिसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट भी किया। 26 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 51 रुपये 80 पैसे तक उछल गया था और क्लोजिंग करीब 4.5% की बढ़त के साथ 50 रुपये 73 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 28 अगस्त को खबर थी कि कंपनी ईवी कार लॉन्च करने की तैयारी में है। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इसकी प्राइसिंग भी आई है जिसको लेकर कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ 8 लाख के करीब ये कार की वैल्यू हो सकती है, जिसे ईवी कार बताया जा रहा है। कंफर्मेशन नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन 28 अगस्त को स्टॉक में हमने देखा रिएक्शन ज़बरदस्त देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में उस दिन 56 रुपये 22 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग भी करीब 8% की बढ़त के साथ 54 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। एजीआर बकाये को लेकर वोडाफोन आइडिया में खबरों का बाजार इस हफ्ते गर्म रहा। पहली खबर यह थी कि पीएमओ से इस कंपनी को राहत मिल सकती है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर थी और इसके लिए रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पीएमओ को डीओटी ने एक इनफॉर्मल नोट भी भेज दिया है, जिसके तहत माना जा रहा है कि कंपनी को मल्टीपल रिलीफ देने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वित्तीय दिक्कतें हैं क्योंकि एजीआर से जुड़ा हुआ ही करीब 83,400 करोड़ रुपये का बकाया है और कुल देनदारी की बात करें सरकार के ऊपर तो करीब 2 लाख करोड़ रुपये के आसपास की बैठती है। 25 अगस्त को इस खबर के चलते, इस राहत की उम्मीद के चलते वोडाफोन आइडिया का शेयर 7 रुपये 60 पैसे तक उछलने के बाद करीब 5% की बढ़त लेकर 7 रुपये 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ और यह दूसरा दिन था जब स्टॉक में हमने बढ़त बनती हुई दिखी। हालांकि 26 अगस्त को खबर आई थी कि सरकार की कंपनी के लिए किसी भी तरह के पैकेज पर कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है। ऐसा किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एमओएस टेलीकॉम चंद्र एस पेमासनी की ओर से यह बयान जारी किया गया, जिसके बाद 26 अगस्त को शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया का शेयर उस दिन 6 रुपये 60 पैसे तक लुढ़कने के बाद करीब 9% की गिरावट लेकर 6 रुपये 73 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। येस बैंक में एसएमबीसी की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि एसएमबीसी को आरबीआई से एक अप्रूवल मिला है इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाकर करने के लिए। एसएमबीसी यानी कि सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के लिए आरबीआई की ओर से जो अप्रूवल है वो 1 साल के लिए वैलिड होगा हिस्सा बढ़ाने के बावजूद, लेकिन एसएमबीसी को प्रमोटर का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको बता दें उनके पास पहले से 20% स्टेक है जो कि उनकी ओर से मई 2025 में खरीदा गया था, यानी कि अगले 1 साल में गुंजाइश है कि वो 5% तक येस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। 25 अगस्त को येस बैंक के शेयर ने खुलते ही 20 रुपये 20 पैसे का हाई छुआ और करीब 2%, 2.25% की बढ़त के साथ 19 रुपये 61 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। पेपर कंपनियों के लिए इस हफ्ते एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। पैकेजिंग इंपोर्ट पर सरकार ने फ्लोर प्राइस तय करने का फैसला लिया है। सस्ते इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए MIP यानी कि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सरकार की ओर से तय किया गया है। अहम पैकेजिंग मटेरियल VMPB यानी कि वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर ही जो MIP है वो सरकार की ओर से लागू किया गया है, जिसके ऊपर 25 अगस्त को शेयरों ने रिएक्ट किया और इस खबर के चलते पेपर शेयरों में 0.6% से 16.5% तक की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
इंडसइंड बैंक में इस हफ्ते क्रिसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्रिसिल ने बैंक की लंबी अवधि की जो रेटिंग है उसमें बदलाव किया है और बदलाव पॉजिटिव साइड पर किया गया है। जहां रेटिंग को पहले रेटिंग वॉच विद नेगेटिव इंप्लीकेशंस में डाला गया था, अब उसे हटा दिया गया है और बैंक के लिए क्रिसिल ने क्रिसिल AA+ रेटिंग को बहाल कर दिया है। हालांकि जो आउटलुक है उसे नेगेटिव रखा गया है। 25 अगस्त को इस खबर के चलते इंडसइंड बैंक के शेयर में 1.5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 772 रुपए पर डे हाई के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। 26 अगस्त को खबर थी कि राजीव आनंद ने 3 साल के लिए सीईओ का जो पदभार है उसको संभाल लिया है और सीईओ का कामकाज देखने के लिए जो अंतरिम कमेटी बनाई गई थी उसको अब डिसमेंटल कर दिया गया है। 26 अगस्त को इंडसइंड बैंक के शेयर में 773 रुपए तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 2% की गिरावट के साथ 758 रुपए 35 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा की BE6 बैटमैन एडिशन को जोरदार रिस्पांस मिला है। आलम यह है कि 135 सेकंड यानी कि 2 मिनट से कुछ ज्यादा समय में इस कंपनी ने 999 गाड़ियां बेची हैं। जी हां, 135 सेकंड में इस कंपनी ने 270 करोड़ रुपए की गाड़ियां बेची हैं और इस तरह 25 साल से hyundai जो कि नंबर 2 पोजीशन पे तैनात है भारतीय मार्केट्स में, उसको इस कंपनी ने पछाड़ दिया है और मारुति के बाद एक अब 2 नंबर यानी कि नंबर 2 कंपनी के रूप में सामने आई है। 25 अगस्त को M&M के शेयर ने खुलते ही 3,429 रुपए का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ 3400 रुपए के स्तर पर जाकर देखने को मिली। GMR पावर के बोर्ड ने इस हफ्ते एक अहम फैसला लिया है और बोर्ड ने 3000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम एक या उससे ज्यादा चरणों में जुटाई जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें QIP, FCCBs और या फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट से ये रकम जुटाई जा सकती है। इसके साथ साथ फैसला ये भी लिया गया कि 5 साल के लिए जो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनकी दोबारा नियुक्ति की जाएगी। 25 अगस्त को GMR पावर के शेयर में 120 रुपए 90 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 117 रुपए 28 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। डिफेंस शेयरों पर दोबारा फोकस लौटता हुआ दिखा है और इस हफ्ते 2 खबरों के चलते डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहे। पहली ये कि इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर खरीद के लिए ROI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू कर दिया है। 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ये ROI इशू किया गया है, जिसका इस्तेमाल समुद्री खोज और बचाव के साथ साथ दुर्घटना और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। साथ ही सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि MOD और मझगांव डॉक को एक हरी झंडी दिखा दी है। 6 पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स खरीदने के लिए मोलतोल यानी कि नेगोशिएशन शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। जर्मनी की सपोर्ट से भारत में ये 6 पनडुब्बियां बनती हुई नजर आएंगी। एक रिपोर्ट के हवाले से एक खबर आई और माना जा रहा है कि ये 6 पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाई जाएंगी, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च होगा। 25 अगस्त को ज्यादातर डिफेंस शेयरों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस बीच मझगांव डॉक में करीब 2% की बढ़त के साथ 2,751 रुपए 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। IDBI बैंक की प्रमोटर नहीं रही LIC। दरअसल सेबी यानी कि मार्केट रेगुलेटर ने LIC को पब्लिक शेयर होल्डर रिक्लासीफाई कर दिया है। विनिवेश की योजना के तहत यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत LIC अब इस कंपनी की, इस बैंक की प्रमोटर नहीं रही है और इस विनिवेश के बाद LIC इस बैंक में 10% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स नहीं रख पाएगी। इनफैक्ट विनिवेश के बाद LIC को अपना जो हिस्सा है उसे घटाकर 15% या उससे कम करना होगा और क्लोजिंग डेट से 2 साल के अंदर उनको अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। जून अंत तक LIC के पास इस बैंक का 49.24% हिस्सा था, जिसे अब 15% या उससे नीचे लाना होगा। 25 अगस्त को IDBI बैंक का शेयर करीब 0.25% गिरकर डे लो के पास 94 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ। वहीं LIC का शेयर 887 रुपये 50 पैसे तक फिसलने के बाद करीब 0.1% ऊपर 895 रुपए के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। इस हफ्ते साइन लाइफ साइंसेज में एक ब्लॉक डील हुई और डिस्काउंट पर हुई, जिस वजह से स्टॉक में हमने गिरावट देखी। 2,810 करोड़ में करीब 3.25 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील हुई। 874 रुपए के भाव पर 15.1% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है, जिसमें TPG एशिया ने अपना पूरा 15% के आसपास का हिस्सा बेच दिया है। ये डील 2,676 करोड़ रुपए के आसपास में पूरी होती हुई दिखी है। TPG एशिया ने IPO के बाद धीरे धीरे अपनी पूरी करीब 25% हिस्सेदारी बेच दी है। 26 अगस्त को साइन लाइफ साइंसेज के शेयर ने खुलते ही 879 रुपए का हाई छुआ और करीब 6.5% की गिरावट के साथ 854 रुपए 70 पैसे पर डे लो के करीब जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। नया ऑर्डर मिलने से प्रोटियन ईगव में इस हफ्ते बाहर लौटती हुई दिखी। इस कंपनी को 1160 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम खबर आपके सामने रख भी रहे हैं। आधार सेंटर्स स्थापित करने के लिए UIDAI से ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इनफैक्ट 188 जिलों में
ASKs यानी कि आधार सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए और उनको ऑपरेट करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और 6 साल के लिए ये ऑर्डर जारी रहेगा, जो कि UID से इस कंपनी को मिला है। प्रेस्टीजियस ऑर्डर है, जिसकी वजह से 26 अगस्त को प्रोटीन ईगव का शेयर 918 रुपये तक उछल गया था और 8.5% की मजबूती के साथ शेयर 889 रुपये के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। एंटी डंपिंग जांच के बीच में वारी एनर्जीज को भी एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल इनकी एक US की सब्सिडरी है वारी सोलर अमेरिकास के नाम से, जिसको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। 452 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ये ऑर्डर मिला है और इनफैक्ट ये ऑर्डर FY26 और FY27 यानी कि अगले वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस दौरान सोलर मॉड्यूल्स की सप्लाई इस कंपनी की ओर से की जाएगी। US से ऑर्डर मिला है तो काफ़ी प्रेस्टीजियस है, स्पेशली क्योंकि जांच चल रही है। तो उस पर स्टॉक ने रिएक्ट किया 26 अगस्त को और उस दिन शेयर में 3,115 रुपये का लो लगाने के बाद करीब 5.5% ऊपर 3,321 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति डे हाई के आसपास जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते मारुति सुजुकी के शेयर ने 14,825 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। दरअसल PM मोदी ने ई विटारा की जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हरी झंडी दिखा दी है। गुजरात में ये प्लांट है और जहां से ई विटारा बनेगी और इसकी कीमत 35 लाख से लेकर 44.16 लाख रुपए के बीच में बताई जा रही है। 26 अगस्त से कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और 3 सितंबर 2025 तक भारतीय बाजार में इसको लॉन्च भी किया जाएगा। भारत ही नहीं बल्कि जापान, यूरोप सहित दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में इस गाड़ी को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। 26 अगस्त को शेयर ने 14,825 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 2% की मजबूती के साथ 14,720 रुपये के स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। 4 सरकारी बैंकों में सरकार की विनिवेश की योजना है। सरकार ने गोल्डमैन सैक्स को इसके लिए मर्चेंट बैंकर भी नियुक्त कर लिया है। 4 PSU बैंकों में हिस्सा बिक्री होती हुई नजर आएगी, जिसमें यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और IOB के नाम शामिल हैं, जिनमें हिस्सा बिक्री होती हुई दिखेगी। न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों के तहत ये हिस्सा बिक्री की जाएगी। वैसे कोई विनिवेश नहीं हो रहा है, केवल नियमों का पालन करने के लिए हिस्सेदारी बेची जा रही है, जिसके ऊपर 26 अगस्त को PSU बैंकों में देखें तो आधा से 2.5% तक की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। पेटीएम अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों में निवेश करने जा रही है। एक तो है ये राइट्स इशू के जरिए दोनों कंपनियों में पैसा डाला जाएगा, जिसमें सब्सिडरी पेटीएम मनी में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और उसके साथ साथ पेटीएम सर्विसेज में 155 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दोनों कंपनियों में निवेश की खबर के बाद 26 अगस्त को पेटीएम के शेयर ने खुलते ही 1276 रुपये 10 पैसे का हाई छुआ और करीब 2.25% की गिरावट के साथ 1248 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। टेक्सटाइल सेक्टर को 50% टैरिफ से राहत देने की तैयारी सरकार कर रही है और इसके लिए सरकार ने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मियाद को और आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने 31 दिसंबर तक कॉटन इंपोर्ट पर 11% ड्यूटी को हटाने का फैसला लिया है। इससे पहले इसे 1 महीने के लिए यानी कि 30 सितंबर तक हटाने का जो फैसला है वो सरकार की ओर से आया था, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 28 अगस्त को टेक्सटाइल शेयरों में दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी इस खबर के चलते ही देखने को मिली और वर्धमान टेक्सटाइल का शेयर काफ़ी ज़्यादा फोकस में था, जहां पे 12% की मजबूती के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते इंडिगो में राकेश गंगवाल ने एक बार फिर से हिस्सेदारी बेची है। 28 अगस्त को करीब 3.13% हिस्से की ब्लॉक डील हुई है, यानी कि 1.25 करोड़ शेयरों के आसपास का सौदा 7,020 करोड़ रुपए की रकम में हुआ। इसमें 5,830 रुपए के भाव पर राकेश गंगवाल और इनका एक ट्रस्ट है, उन्होंने 2.2% हिस्सेदारी बेची है। फरवरी 2022 से लेकर राकेश गंगवाल और उनके ट्रस्ट ने करीब 9% हिस्सेदारी इस कंपनी में बेची है। फरवरी 2022 ही वो समय था जब राकेश गंगवाल ने इस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। कुछ विवाद हुआ था दोनों प्रमोटर्स के बीच में, जिसके बाद से लगातार वो अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में ऑफलोड करते जा रहे हैं। 28 अगस्त को इंडिगो के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 5,734 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। AI के मोर्चे पर देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी ने एक नई AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनाने की घोषणा की है। अमित कपूर इसका नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। नई यूनिट का हिस्सा होगी जो मौजूदा AI एंड डेटा यूनिट, यानी कि जो पहले से इनका डेटा यूनिट है AI और डेटा यूनिट, वो जो नई कंपनी बनाई जा रही है, जो नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जा रहा है, उसी के तहत वो भी कारोबार करता हुआ दिखेगा। 28 अगस्त को TCS के शेयर ने खुलते ही 3,146 रुपये 50 पैसे का हाई छुआ और करीब 2% की गिरावट के साथ 3,098 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
यूनाइटेड ब्रिवरीज यानी यूबीएल की क्षमता विस्तार की घोषणा है। तेलंगाना में निजाम ब्रिवरीज की क्षमता ये कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। इस पर 90 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके तहत 0.4 MHL से अपनी जो क्षमता है वो कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी और ये बढ़कर 0.9 MHL पर पहुंचती हुई दिखेगी। 28 अगस्त को यूनाइटेड ब्रिवरीज के शेयर ने खुलते ही 1865 रुपये 80 पैसे का हाई छुआ और करीब 123% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग 1851 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। अदानी ग्रुप को इस हफ्ते सीसीआई से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इससे जेपी पावर का शेयर फोकस में आता हुआ दिखा है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि अदानी ग्रुप को जो अहम मंजूरी मिली है वो जेपी एसोसिएट्स की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मिली है। ये हिस्सेदारी अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और इनकी एक और ग्रुप एंटिटी है जिसके जरिए खरीदी जाएगी। और जेपी एसोसिएट्स के तार जुड़े हुए हैं जेपी पावर के साथ। जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी है और ये हिस्सेदारी भी अदानी ग्रुप के पास आती हुई नजर आएगी, जिस वजह से शेयर में एक्शन देखने को मिला। 28 अगस्त को ये शेयर यानी कि जेपी पावर का शेयर 5% के अपर सर्किट पर 18 रुपये 95 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा और शुक्रवार को भी पॉजिटिव साइड पर ही एक्शन देखने को मिला। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ऑटोमोटिव कारोबार में विस्तार की योजना है। दरअसल ग्रुप ने ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस में कदम रख लिया है। जेएसडब्ल्यू ऑटो कॉम के नाम से ये कारोबार होगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रा कंपनी का नाम बदलकर ये कारोबार शुरू किया गया है। ये कंपनी आपको बता दें जेएसडब्ल्यू नेक्स्ट जेन चार्ज के नाम से थी, जिसका नाम बदलकर अब जेएसडब्ल्यू ऑटो कॉम कर दिया गया है। पिछले साल अगस्त में ही जेएसडब्ल्यू नेक्स्ट जेन चार्ज का गठन किया गया था, जिसके तहत ये ऑटो कंपोनेंट्स का कारोबार किया जाएगा। ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए ये कंपोनेंट्स बनाने का कामकाज करेंगे। इससे पहले ईवी और ईवी बैटरी बिजनेस में पहले ही बड़ा निवेश ये कंपनी कर चुकी है। तो 28 अगस्त को जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, जो कि इस पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उस शेयर में 18,049 रुपये तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब आधा % नीचे 17,815 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। टीवीएस मोटर ने ऑर्बिटर नाम की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च की है और इसको मैनेजमेंट ने कहा है कि लॉन्च के कुछ ही मिनटों में अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। इसका प्राइस 99,900 रुपये तय किया गया है और 158 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई गई है। साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि अगर जीएसटी रेट कट हुआ तो टू व्हीलर की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है और रेयर अर्थ की कमी से इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है और अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। सप्लाई के विकल्पों पर सरकार अभी भी विचार कर रही है। इसके ऊपर स्टॉक ने 29 अगस्त को रिएक्ट किया और टीवीएस मोटर के शेयर ने 3,313 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ और बढ़त के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। आरबीएल बैंक में एक बड़े निवेशक की खरीदारी होती हुई दिखी है। सोसाइटी जनरल ने इस बैंक के करीब 31.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। 250 रुपये 57 पैसे के भाव पर बल्क डील के जरिए इसमें खरीदारी की गई है, जिसके ऊपर 28 अगस्त को ये बल्क डील हुई थी जिसके जरिए शेयर खरीदे गए, जिसके ऊपर 29 अगस्त को आरबीएल बैंक के शेयर ने रिएक्ट किया। 267 रुपये 35 पैसे का हाई छुआ शेयर ने और अच्छे खासे गेंस के साथ ही शेयर में कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। इस हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2025 की एजीएम होती हुई दिखी और इन ऐलानों के बाद शेयर में हमने गिरावट बनती हुई दिखी। जो ऐलान हुए हैं मुख्य रूप से उसमें मुकेश अंबानी ने 2026 की यानी कि अगले साल की पहली छमाही में जियो के आईपीओ की घोषणा की है। अगले साल की पहली छमाही में ये आईपीओ आ सकता है और उन्होंने ये भी कहा कि 10वें साल में जियो की एंट्री हो चुकी है। 50 करोड़ ग्राहकों का नया रिकॉर्ड इस कंपनी ने तैयार कर लिया है। साथ ही एआई के लिए नई सब्सिडरी कंपनी के गठन की भी घोषणा की गई है। यह कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस मिशन के नाम से होगी और सभी कारोबारों को एआई से एम्बेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआई को नए युग का कामधेनु भी आप मान के चल सकते हैं। वर्कफोर्स को लेकर उन्होंने कहा कि 6.8 लाख का लोगों की वर्कफोर्स है, जो आने वाले सालों में बढ़कर 10 लाख तक पहुंचती हुई नजर आ सकती है। लेकिन 29 अगस्त को एजीएम के बाद आरएल के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हर कोई ये सुनना चाहता था कि 2030 तक ये अपना जो कारोबार है उसको 2 गुना कैसे करेंगे, लेकिन उसको लेकर कारोबार को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आता हुआ दिखा। यानी कि एक बार फिर से एजीएम के बाद शेयर में निराशा ही देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। शेयर बाजार में इस हफ्ते 5 नई कंपनियों ने दस्तक दी, यानी कि 5 कंपनियों की लिस्टिंग हुई। इसमें पहला नाम था श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का, जिसकी लिस्टिंग ठीक ठाक ही रही। इस कंपनी का शेयर एनएसई पर 270 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 7.1% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 252 रुपये का इशू प्राइस था और ये आईपीओ को रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला था। 58 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 410.7 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू था। 26 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 275 रुपये का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग 253 का लो लगाने के बाद करीब 254 रुपये 40 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि 270 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 5.6% के डिस्काउंट पर है।
दूसरा नाम है विक्रम सोलर का, जिसकी लिस्टिंग सुस्त रही है। ये शेयर एनएसई पर 338 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 2% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 332 रुपये का तो इशू प्राइस ही था। रिस्पांस अच्छा मिला था 55 गुना के आसपास का, जिसके जरिए इस कंपनी ने 2079 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 1500 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था और ओएफएस के जरिए करीब 580 करोड़ रुपये की रकम जुटाई गई थी। 26 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 381 रुपये 65 पैसे का हाई छुआ और 332 रुपये के इशू प्राइस से करीब 0.8% ऊपर 357 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तीसरा नाम है जेम एरोमेटिक्स का, जिसकी लिस्टिंग ठीक ठाक रही। इसकी लिस्टिंग आप देखेंगे तो एनएसई पर 333 रुपये 10 पैसे के भाव पर हुई, यानी कि इशू प्राइस है 2.5% के प्रीमियम पर, क्योंकि 325 रुपये का इशू प्राइस था। 30 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 451.25 करोड़ की रकम जुटाई है। 175 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था। 276.25 करोड़ रुपये ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को मिले हैं। 26 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर 349 रुपये 60 पैसे तक उछला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग 322 रुपये 90 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि ओपनिंग प्राइस से करीब 3% के डिस्काउंट पर थी। चौथा नाम है पटेल रिटेल का। इसकी लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर यह शेयर 300 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से करीब 18% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 255 रुपये का इशू प्राइस था। 96 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था, जिसके जरिए 243 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई गई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 216 करोड़ मिले और ओएफएस का पार्ट था 25.5 करोड़ रुपये के आसपास का। 26 अगस्त को 300 रुपये पर लिस्ट होने के बाद शेयर ने 305 रुपये का हाई तो छुआ, लेकिन कारोबार की समाप्ति 290 रुपये के स्तर पर हुई, जो कि इशू प्राइस से करीब 0.14% ऊपर है। लेकिन 300 रुपये के ओपनिंग प्राइस से देखेंगे तो करीब 3.5% का आपको डिस्काउंट नजर आएगा। पांचवा और आखिरी नाम है मंगल इलेक्ट्रिकल, जिसकी लिस्टिंग कमजोर रही है। एनएसई पर यह शेयर 556 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से करीब 1% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। 561 रुपये का इसका इशू प्राइस था। 9.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 400 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। पूरी तरह से फ्रेश इशू था, ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था। और 28 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 566 रुपये तक का उछाल तो दर्ज किया, लेकिन कारोबार का अंत 530 रुपये पर जाकर हुआ, जो कि इशू प्राइस और ओपनिंग प्राइस से देखें तो 5.25 से 5.5% तक के डिस्काउंट पर है। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो है अनिल अंबानी से जुड़ी हुई। इनके लिए तो खराब खबरों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले वीकेंड पर खबर आई कि सीबीआई ने अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 2,929 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में यह मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर की तलाशी ली है। और दूसरी खबर यह भी थी साथ साथ कि बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम के लोन खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है। अनिल अंबानी समेत सभी डायरेक्टर्स को भी बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड बताया है। फोरेंसिक ऑडिट में फंड डाइवर्जन का पता चलने के बाद इनके ऊपर ये कार्रवाई होती हुई दिखी है। हालांकि इसके ऊपर अनिल अंबानी और दोनों कंपनियों ने सफाई भी दी, जिसमें अनिल अंबानी ने कहा कि मुझे चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। दोनों कंपनियों ने कहा कि उनका इस जान से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 25 अगस्त को अनिल अंबानी, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की सफाई के बावजूद शेयर पिटे और ये तीनों शेयर रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और आरकॉम 5% के लोअर सर्किट पर जाकर बंद होते हुए दिखे। गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक में लग रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। वो इसलिए क्योंकि रेखा झुनझुनवाला ने जून 2025 में अपना पूरा 7.06% हिस्सा बेच दिया है। 1225 रुपये के औसत भाव पर करीब 770 करोड़ रुपए में यह हिस्सा बेचा गया और इसके बाद टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा का इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप सामने आता हुआ दिखा है। गेमिंग बिल संसद में पास होने से कुछ हफ्ते पहले ही उनकी ओर से ये हिस्सा बिक्री की गई है, जिसको लेकर इसके जो तार हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग से जोड़े जा रहे हैं। दरअसल इस बिल में रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाने का प्रस्ताव सामने आया था और इस कंपनी की जहाँ तक बात है नज़ारा टेक की, पोकरबाजी में हिस्से के जरिए रियल मनी गेमिंग में इस कंपनी का एक्सपोजर है, जिस वजह से 25 अगस्त को भी शेयर ने 1016 रुपये तक का गोता लगाया और करीब 4.25% की गिरावट के साथ 1108 रुपये पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप्स की खबरों की तरफ। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्टार्टअप अपडेट की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है ग्रो को लेकर। ग्रो को आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। आईपीओ से इस कंपनी की करीब 8,770 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। 26 मई को इनकी पेरेंट कंपनी ने कॉन्फिडेंशियली इस आईपीओ के लिए फाइलिंग की थी। इशू साइज के हिसाब से देखें तो ये अब तक की सबसे बड़ी फिनटेक लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन आईपीओ के बाद 7 से 8 अरब डॉलर के बीच में हो सकता है।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ, क्योंकि मनी9 आपके लिए लेकर आया है मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों को जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारी प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।